सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 4 यानी कि पाठ के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं और इस भाग में हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड और उसके बाद के प्रभाव का वर्णन करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चली। इस बार भी पूरा संसार दो भागों में बट गया। एक गुट था जिसमें ध्रुवीय शक्तियां यानी जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। दूसरा गुट था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों का। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया और इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई भी हद नहीं बची थी। ऐसा माना जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए और इससे भी ज्यादा लोग इस लड़ाई में घायल हुए। इस युद्ध के प्रभाव की चर्चा करें तो इस युद्ध में मोर्चों पर मरने वालों की बजाय आम लोगों की संख्या ज्यादा थी। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। आप लोगों ने सुना ही होगा जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया था, उसके ऊपर न केवल उस समय बल्कि आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी उसका असर देखा गया। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। अब समय आ चुका था युद्ध के बाद के हालातों को ठीक करने का, जो कि काफी कठिन और लंबा कार्य साबित होने वाला था। पुनर्निर्माण का ये कार्य 2 प्रभावों में आगे बढ़ा। पहला प्रभाव अमेरिका का, जो कि पूंजीवादी विचारधारा रखता था, यानी कि उत्पादन के साधनों पर कुछ ही वर्गों का अधिकार हो। दूसरा प्रभाव सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से भी जानते हैं, साम्यवादी विचारधारा यानी कि उत्पादन पर मजदूरों का भी अधिकार हो, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगी बच्चों कि जब आर्थिक महामंदी आई तो पूरे संसार में रूस ऐसा देश था जिसके ऊपर इस मंदी का सबसे कम प्रभाव पड़ा था। और अब यहाँ पर जो हालात सुधारने का कार्य शुरू हुआ, दोनों ही विचारधाराओं ने अलग अलग देशों पर अलग अलग अपना प्रभाव दिखाया। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, यानी कि बेरोजगारी को दूर करके सब लोगों तक रोजगार मुहैया करवाया जाए। और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन पर सहमति बनी। ब्रेटन वुड्स समझौता या ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान है। यहाँ पर इस सम्मेलन में 2 नए संस्थान उभर कर सामने आए। पहला, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। दूसरा, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम आम बोलचाल में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, का गठन किया गया था। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन समझौता या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य आरंभ किया। ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थिर विनिमय दरों पर आधारित थी, यानी कि $1 के बदले कितने रुपए होंगे ये स्थिर रहता था और डॉलर का मूल्य भी सोने में बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई। IMF और वर्ल्ड बैंक की कुछ सीमाएं भी थी, या ये कह लें कि कुछ कमियां भी थी। पहली कि इनका गठन औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, इसलिए ये इतने सक्षम नहीं थी कि वो भूतपूर्व उपनिवेशों की गरीबी और विकास की समस्या का सामना कर पाए। जैसे एशिया और अफ्रीका के देश जो अब आजाद हो चुके थे, परंतु संसाधनों और गरीबी की समस्या से जूझ रहे थे और यहाँ पर इनकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी। दूसरा इसमें कमी थी कि इनके ऊपर अमेरिका का नियंत्रण था, क्योंकि उसके पास वीटो पावर थी। अब ये वीटो पावर क्या होती है कि एक ऐसा अधिकार जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। तो इस प्रकार इन कमियों के कारण जो विकासशील देश थे वो अपने व्यापार को नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे। विकासशील देशों के सामने काफी समस्याएं थी, क्योंकि 50 और 60 के दशक की पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेजी का इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। दूसरा, कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत कम कीमत पर करने लगी थी और अब इन्होंने इस समस्या को देखते हुए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई। विकासशील देश
ग्रुप 77 या कह लो कि G77 के रूप में संगठित हो गई, जिनका उद्देश्य था सदस्य देशों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के तहत अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार सामानों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। अब सवाल ये है कि G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की असंतोषजनक सेवाओं के कारण नए आजाद हुए देशों ने G77 का गठन किया था, इसलिए इसे इन संस्थानों की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं पाठ के आखिरी पड़ाव में, जिसमें हम देखेंगे ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण का आरंभ। 1960 से ही अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता कम होती जा रही थी। डॉलर की वैल्यू भी स्थिर नहीं रह रही थी। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी और अब तक जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था चली आ रही थी वो अब विफल हो गई और नई व्यवस्था, जिसको हम परिवर्तनशील विनिमय प्रणाली कहते हैं, उसकी व्यवस्था पर आधारित व्यापार शुरू हो गया। नए आर्थिक सुधार होने आरंभ हो गए और नए देशों की आर्थिक व्यवस्था भी उभर कर सामने आने लगी, जिसमें भारत और चीन का, जापान का उदाहरण हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पाठ में नए शब्द आए, उनका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं विनिमय दर क्या होती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? विनिमय दर। मोटे तौर पर विनिमय दर को दो प्रकार या दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्थिर विनिमय दर और दूसरा परिवर्तनशील विनिमय दर। पहले समझते हैं स्थिर विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रण सरकारों के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरा, परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होती है कि इस व्यवस्था में विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर जो घटत बढ़त होती है, उसको परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर आपकी समझ के लिए कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, जिनको आपको देखना और समझना है। धन्यवाद।